हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम खबरों के पीछे की खबर बताते हैं और अपने से ज़्यादा जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत का ऐलान किया है। वो कहते हैं कि जो 1955 का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसको बदला जा रहा है और किसानों को इख्तियार होगा, हक होगा कि वो अपनी जो प्रोड्यूस है, दालें, अनाज, प्याज, आलू, ये जहां चाहें बेच सकते हैं और किसी भी प्राइवेट पार्टी से सौदा कर सकते हैं। और कुछ हद तक तो ये भी कहा जा रहा है कि 1947 में देश आजाद हुआ था, लेकिन अब किसान आजाद हुआ है। हमने अभी पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले नागपुर से अविनाश काकड़े साहब से बात की थी, उन्होंने ये मसला उठाया था। मैं आज फिर वापस अविनाश काकड़े साहब के पास, जो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, नागपुर में रहते हैं और अब से पहले भी कई इश्यूज पर हमारे साथ मेहमान के तौर पर आ चुके हैं। अविनाश काकड़े साहब, आप इस सब को, जो कुछ सरकार कह रही है, जो किसानों की भलाई के लिए उन्होंने जो 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 घोषणा की है, ऐलान किया है, आप इसे कैसे देखते मुझे देखने का अगर है तो मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर सवाल ये है कि ये किसानों के साथ नहीं, दिए के साथ नहीं होते, ये तूफान के साथ होते, हवा के साथ होते। हवा जिस तरफ चलती है वो उसका साथ देते। ये कभी किसानों का, मजलूमों का, गरीबों का, मेहनत कशों का साथ इन्होंने कभी नहीं दिया। इनका इतिहास नहीं है, हजारों सालों का इस विचारधारा का इतिहास नहीं है कि ये कमेरे लोगों का, मेहनत कशों का साथ दे। ये इनका इतिहास नहीं है। और ये इतिहास ये बताता है, जैसे उन्होंने, आपने बोला कि इन्होंने बताया कि हमने एपीएमसी कानून का ये कर दिए। आप मुझे बताइए कि 40 साल किसी को अगर बंद बेड़ी में रखा है, बंद रखा है, तो उसको छोड़ने का तरीका धीरे धीरे होगा ना। आप किसी को अचानक नहीं कर सकते। आपने जैसा नोटबंदी वाला मामला कर दिए थे, कोई नियोजन नहीं, नोटबंदी कर दिए। आपने जीएसटी लाए, काय के लिए? स्वतंत्रता मिल गई, दूसरा फ्रीडम मिल गया, बोले इंडस्ट्री को दूसरा फ्रीडम मिल गया जीएसटी से। और बाद में क्या हुआ इंडस्ट्री का, आपको पता है। वैसा ही एपीएमसी में भी कोई तैयारी नहीं की। किसानों के लिए जो भी लोग आपने परोसे हैं, अब वो सामने खरीदेंगे, डायरेक्ट खरीदेंगे। किसानों को कितने मूर्ख बनाएंगे, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है। एमएसपी देने की भी आपकी नीयत नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की नीयत नहीं है। तो आपने कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया और विदाउट मैकेनिज्म आपने बोल दिया कि अब आप फ्री हो। फ्री होके कहाँ जाएंगे? आपने देखा हैं? होगा, एक जेल का कैदी होता है, वो जेल का कैदी 20 साल जब जेल में रहता है तो उसको बाहर जीने के लिए उसको पहले 2 साल ट्रेनिंग दिया जाता है कि अब छूटने वाले हो, अब बाहर जाके तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे। ये किया क्या किसी किसान के साथ में? किसी को, किसान को बताया क्या कि आपने वो जो धन पशु होते हैं, आपने जो डकैत होते हैं, आपने जो दलाल होते हैं, उनको लूटने का काम शुरू कर दिया? क्या शुरू कर दिया? देखो, एक बात बता देता हूँ, ये इतना फ्रॉड करते हैं किसानों के साथ में कि किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुँ, जो तय होता है, वो तय करने के लिए A2 C2 और FL, मतलब पहले नंबर पे A2, दूसरे नंबर पे FL और तीसरे नंबर पे C2, ऐसी ये डिवीजन होता है। ये तीन चीजें ध्यान में रखना पड़ता है जब आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करना है। अब A2 का मतलब है A to Z होने वाला खर्चा, हुँ, कृषि में A to Z होने वाला खर्चा। हुँ, FL का मतलब है फैमिली लेबर, क्योंकि हुँ, जब किसानी होती है तो पूरा फैमिली उसमें लग जाती है, मैनेजमेंट में लग जाती है, काम करने में लग जाती है, तो वो फैमिली लेबर। और C2 का मतलब है कास्ट ऑफ लैंड, हुँ, मतलब जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री खड़ी करता है, मशीनरी होती है, जमीन होती है, उसकी बिल्डिंग होती है, कारखाना होता है, तो ये सब क्या कॉस्ट होता है कि नहीं होता है? हाँ, जो हाँ, पैसा बिल्कुल। ब्याज लेता है, ब्याज से खरीद, यानी वो करता है, खरीदी करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, उसका कास्ट होता है कि नहीं होता है? हुँ, मोदी ने C2 उसमें से गायब कर दिया, हुँ, मतलब जमीनों की कीमत जीरो कर दी। हुँ, जमीनों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास में ट्रैक्टर होगा, हल होगा, ये जो कुछ होगा, उसकी कीमत जीरो कर दिया। और दो चीजों को पकड़ के उसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित कर दिया। अरे ये कौन सी ठगी है भाई? किस तरीके से ठगी कर रहे हो आप? और कहते हो 70% बढ़ाएंगे। आपका जो, हुँ, मैंने, गजब गजब के नारे हैं, गजब गजब की घोषणाएं हैं।
इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जीडीपी में जो किसानों का योगदान 24 लाख करोड़ रुपए का है। कितना है सर? 24 24 लाख लाख। करोड़। और किसानी पे इन्होंने खर्चा किया गत वर्ष 64,000 करोड़। मतलब आपने लाखों करोड़ रुपए कमा के जीडीपी में योगदान दिया और आपके ऊपर खर्चा हो रहा है 1000 में। लाख में आपने योगदान दिया, 1000 में आपके ऊपर खर्चा हो रहा है। और इसको हम बोलते हैं क्या? सबका साथ सबका विकास। अब दूसरी बात देख लीजिए, ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें इनकी चल रही है कि कृषि में 20 लाख करोड़ का हमने पूरे देश में पैकेज दिया। उसमें कृषि के लिए मात्र 1 लाख करोड़ का पैकेज है। 20 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ का मात्र पैकेज है। और वो 1 लाख करोड़ का पैकेज किसानों के लिए है, ग्रामीण के लिए है। 19 लाख करोड़ का पैकेज शहरियों के लिए है। और उनके भी लिए जुमला है, उनके लिए भी कुछ नहीं मिला बेचारों को। मैं कोई उनको ये नहीं बोल रहा कि आपने ज्यादा ले लिए, कुछ नहीं, ये जुमले है पूरे। मैं कैसा कैसा जुमला है, किस तरीके से ये ठग रहे, ये सारे आपको विस्तार से समझाता हूं। इन्होंने 20 लाख करोड़ में 1 लाख, मतलब 1 लाख करोड़ का मतलब होता है 5%। जी बिल्कुल। और 5% किसके लिए? 53% आबादी के लिए। ठीक है? जी जी जी। और बाकी 19 लाख किसके लिए? 47% आबादी के लिए। और वो भी 47% आबादी के लिए क्या है, आगे जब विस्तार से बात करेंगे तो मैं इसका पूरा आपको ब्यौरा दूंगा। जी। कृषि का जीडीपी में योगदान है 17%, जबकि वो रोजगार देता है 53% लोगों को। 17% योगदान है और उसका जो रोजगार का परसेंटेज है वो 53% है। और बाकी का जीडीपी का 83% जिनके कब्जे में है वो हमको रोजगार देते, 47% को रोजगार देते। और उसके बाद में जो बात है कि 80% संसाधनों पर 1% लोगों का, 1% लोगों का कब्जा करवा दिए है। इनका जो जिस तरीके से ये चल रहे हैं, 80% देश के संसाधन 1% लोगों के कब्जे में इन्होंने करवा दिया है। मुझे ये नहीं पता। और बाकी 20% जो है संसाधन वो 99% लोगों के कब्जे में। मतलब डिस्पैरिटी कितनी बढ़ रही है, असमानता कितनी बढ़ रही है, ये आप देख लो। और देश की इकोनॉमी 2024 में 5 ट्रिलियन होगी कि नहीं पता नहीं है, मगर एक दावा मैं कर देता हूं आपके सामने कि 2033 में मुकेश अंबानी की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होने जा रही है। जी जी। छोटी बात नहीं है ये। जी 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 बिल्कुल। तो इनका मामला कैसा है कि राशन नहीं देंगे मगर लैट्रिन बांध देंगे, और किसानों को कुछ नहीं देंगे मगर संसाधन कर देंगे दलालों के लिए, संसाधन पूरे करवाएंगे दलालों के लिए। कौन से संसाधन कराएंगे आगे मैं बताता हूं। देखो कैसे हो रहा है, किसानों की लूट कैसी हो रही है। 1947 में 1 क्विंटल कपास के बराबर में 36 ग्राम सोना आता था। 1972 में 1 क्विंटल के कपास के अगेंस्ट में 12 ग्राम सोना आया। और 2020 में 8 क्विंटल कपास हम अगर बेचेंगे तो 10 ग्राम सोना आएगा। कोई भी दाम जो तय होते जी हैं जी जी सोने के बिल्कुल साथ में होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम 1 क्विंटल में 36 ग्राम कहाँ हमको सोना मिलता था, और अब 8 क्विंटल हम बेचते हैं तो हमको 10 ग्राम बस। सोना मिलता है। मतलब हमारा कितना लूट हो गई है, किस तरीके से लूट हो गई है। और ये नियोजित लूट है, ये पूरा प्लानिंग करके की हुई लूट है। हमारे दामों को, हमारे उपज का दाम जीरो कर दिया है। आप मुझे यानी बताइए कि यानी यानी जितना सोना 1 क्विंटल में मिलता था, अब वो तकरीबन 25-26 क्विंटल में मिलता है। जी, हाँ ये हालत है हमारी। हाँ। अब आपको आपको ये बता देता हूं कि हमारे जो जो यील्ड होता है, हमारे पास अभी तक 90 तक हमारे यहाँ जो काम करते थे लेबर साल भरे का, वो हमसे बोलते थे कि इतना क्विंटल मुझे गेहूं चाहिए, इतना चावल चाहिए, इतनी दाल चाहिए, इतना ये चाहिए, उतना वो चाहिए। अब वही लेबर हमको बोलता है कि तुम्हारा उपज तुम्हारे पास में रख लो, पैसे कितने देंगे बताओ। आप बताइए, जिस उत्पादन का वैल्यू जीरो हो जाए, उनके भी नजर में जीरो हो जाए, जो उस प्रक्रिया में जुड़े हुए लोग हैं, तो वो इंडस्ट्री कभी पनप सकती है क्या? वो उद्योग कभी पनप सकता है क्या? और ये कैसे किया आपने? हमसे 12 रुपए किलो आप गेहूं खरीदते हो
और बांटते वक्त उसको 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो बांट देते हो। तो डिवेल्युएशन हमारे इसका आपने किए, तो फिर 22 रुपए 25 रुपए खरीद लो और 1 रुपए बांट दो, हमें क्या आपत्ति है। मगर आपको खरीदना नहीं, खरीदने वक्त भी लिमिटेशन लगाओगे कि इतना ही खरीदेंगे, इतना क्विंटल, एक किसान से इतना क्विंटल खरीदेंगे। भाई जिसकी उतनी उपज हो गई उतना खरीदो ना, नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमको लूटना है। आपको पता है कि गत 20 सालों में किसानों की जो लूट हुई है वो 44 लाख करोड़ की लूट हुई है। कांग्रेस को ये थोड़ा सा एहसास था कि ये ऐसा डिस्पेरिटी हो रही है, तो कांग्रेस ने 70,000 करोड़ रुपए का उनको कर्ज माफी दिया था, उसी में से दिया था। वो जो हमने व्यवस्था ने जो लूट की थी उसमें से कांग्रेस ने उनको दिया था। ये तो वो मानने को ही तैयार नहीं है। ये तो बोलते ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और किसानों को कर्ज माफी ये उपाय नहीं हो सकता। तो आगे उपाय क्या कर रहे हैं ये भी मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आप देख लीजिए कि कोरोना में इन्होंने पहला पैकेज दिया था 1,70,000 करोड़ रुपए का, आपको याद होगा। जी जी उस जी जी वक्त बिल्कुल। मैंने लाइव आया था और मैंने कहा था कि किसानों को इन्होंने जो 34,000 करोड़ देने की बात की है वो फ्रॉड है, फ्रॉड। क्योंकि 2-2 हजार रुपए किसानों को देंगे। पिछले बजट में इन्होंने 6,000 रुपए वार्षिक किसानों को देने की बात की थी, वो 2 ही हजार रुपए ये देने वाले हैं। कोरोना का पैकेज में 1 रुपया नहीं देने वाले। पिछले बजट का 2,000 रुपए, जैसे इन्होंने इन 20 लाख करोड़ में इनकम टैक्स रिफंड के 18,000 करोड़ भी डाल दिया। अच्छा। इन्होंने इन्होंने कोरोना के ये हाईवॉक में 85% रक्षा जो है एफडीआई, रक्षा में 85% एफडीआई दे दिया। आप बताइए कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास फ्लाइट चाहिए क्या, मिसाइल चाहिए क्या, बम चाहिए क्या, गन चाहिए क्या? अभी तुम कर क्या रहे हो? कोरोना के अगेंस्ट में इन्होंने अरुणाचल में 2 लाख हेक्टेयर के पेड़ काटने का ठेका दे दिया। उससे कोरोना के कोरोना इसमें कैसे उससे कोरोना कैसे कंट्रोल होगा, उसका इससे क्या मतलब? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। कोरोना के इसमें इन्होंने वो जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो था पोर्ट, उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया। अब कलकत्ता से कोरोना गायब हो जाएगा। ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम कोरोना के विरोध में। कोरोना के विरोध में लड़ाई लड़के हम रिजर्वेशन का क्या हाल कर रहे हैं, हम संविधान का क्या हाल कर रहे हैं, हमने न्यायालय का क्या हाल किए, ये विस्तार से होने वाली बात है। आज हम किसानों पे ही उस पे ये रहेंगे, किसानों की बात करेंगे। तो वो 2,000 रुपए जो दिए वो नहीं है, मतलब 1,70,000 करोड़ में आपने हमको कुछ नहीं दिया, ये क्लियर है। अब रही 2 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए की बात। 20 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी ने एक बार टीवी पे आए उनकी आदत के अनुसार और एक ट्रेलर, पिक्चर का जो ट्रेलर रिलीज होता है वो ट्रेलर रिलीज कर दिया। और उसके बाद में निर्मला बाई आई, 5 दिन कार्टून फिल्म दिखाती रही। 5 दिन उन्होंने कंटिन्यूअसली कार्टून फिल्म दिखाया। और 6वें दिन उन्होंने समारोह किया कि राहुल जी ने वो जो बच्चे हैं, गरीबों के मजदूरों के बच्चे हैं, वो गोद में लेके वो पहुंचा देने चाहिए। तुझे किस लिए रखा है फाइनेंस मिनिस्टर? राहुल जी ने क्या करना है नहीं करना, तू उनकी सलाहकार है क्या? उनको सलाह देने का काम करती है क्या ऑफिशियली? अरे तू फाइनेंस मिनिस्टर का काम करना, तू क्या करने वाली ये बता। उन्होंने क्या करना है, तुमने 5 दिन कार्टून फिल्म दिखा के हमारा सबका मनोरंजन कर दिया। और वो कार्टून फिल्म में इन्होंने क्या बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए हम क्या करेंगे, तो किसानों के लिए हम खर्चा करेंगे। मगर किसानों को खाद के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, कर्ज माफी के लिए, उनके किसी बात के लिए नहीं देंगे। क्या करेंगे, संसाधनों का विस्तार करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसके लिए करोगे भाई? जब कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस ने एफडीआई लाया था, आपको याद होगा 51% एफडीआई आया था। इन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया था। कांग्रेस ने उस वक्त एफडीआई वालों को बोला था कि आपको जब एफडीआई की शॉप आप लगाओगे आपकी, तो उसमें 30% उपज आपको लोकल की रखना पड़ेगा, लोकल किसानों की उपज 30% रखना पड़ेगा। आप जितना पैसा हिंदुस्तान में लाओगे उसमें संसाधनों के लिए, मतलब गोडाउन बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बनाना, इसके लिए आपको 70% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस एफडीआई का इन्होंने विरोध किया। अब इन्होंने 100% एफडीआई ला लिया, उसमें लोकल माल बेचने की कोई शक्ति नहीं है, संसाधन बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। मगर उनके लिए संसाधन किसानों के नाम पे 1 लाख रुपए आपने 1 लाख करोड़ अलॉट करके उन दलालों के लिए, उन लुटेरों के लिए, उन बदमाशों के लिए, उन फॉरेन के इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए हमारे पैसे से आपने संसाधन बनाने का
ठेका दे दिया, ठेका ले लिया। आप चोर हो पूरे। आप किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते, आप आपके मित्रों के लिए ही सब कुछ करना चाहते। आपको एक बार मैंने बताया था कि इन्होंने 50 उद्योगपति मित्रों के लिए 68,607 करोड़ रुपए बैंकों के माफ कर दिया। उसमें अमित शाह का बेटा भी 1700 करोड़ का हिस्सेदार है। उसमें इनका नीरव मोदी भी है हिस्सेदार। उसमें मेहुल चौकसी भी हिस्सेदार है, और उसमें वो जो विजय मल्ल्या वो भी हिस्सेदार है। तो आपके जो हिस्सेदार है उनको तो आप सब कुछ देते हो, और किसानों को ठगने का काम करते हो, मेहनत कशों को ठगने का काम करते हो। आपके डिक्शनरी में मेहनत कश है नहीं, आपके डिक्शनरी में इस देश का कॉमन आदमी है नहीं। अरे आपका सुप्रीम कोर्ट में जाके आपका गवर्नमेंट का वकील जो संविधानिक पद पर बैठा है झूठ बताता है कि रास्ते पे कोई आदमी नहीं है, हमने सबके लिए सब व्यवस्था कर दी है। इससे ज्यादा और फ्रॉड क्या हो सकता है सरकार का? सरकार इससे ज्यादा फ्रॉड नहीं कर सकती। और फिर भी हमारे लोगों की जिनकी आंखें बंद है वो बोलता है कि अभी भी कुछ उद्धार हो जाएगा। भैया, आज जो शिकार लेबर हो रहे हैं, जो शिकार मुसलमान हो रहे हैं, जो शिकार बाकी लोग हो रहे हैं, कल शिकार आप भी होंगे। क्योंकि आपके भी 18,000 करोड़ रुपए जो है, जिसको एक इनकम टैक्स रिफंड कहा जाता है, वो हक का पैसा है। वो आपके ऊपर मेहरबानी नहीं, वो उन्होंने लूट लिया, और उसमें से 67% उन्होंने काट लिया कोरोना के लिए। तो किसी के लिए ये भला नहीं कर रहे, ना किसी के लिए भला सोच रहे, ये समझने की जरूरत है। अब तो दूसरी आप जी जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। अब मैं कुछ और फिगर आपको सामने बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि इन्होंने 14 इस साल इन्होंने 14 फसलों का एमएसपी घोषित किया। उसमें 12 फसलों का एमएसपी इन्होंने पिछले साल से कम घोषित किया। अच्छा। इस वक्त हमें ये हमेशा बढ़ता है, अब इन्होंने कम किया इस बार, ये बहुत ही गैर मामूली बात। ये चमत्कारी सरकार है सर। हाँ। ये सब सबके किसानों के लिए बहुत बढ़िया करने वाली सरकार है, घोषित कर रहे हैं ये तो हम्म, सेलिब्रेशन मना रहे, कोरोना में लोग मर रहे और इनका सेलिब्रेशन चल रहा है। भूख से मर रहे लोग, इनका सेलिब्रेशन चल रहा है। ये किस बात का सेलिब्रेशन मनाएंगे? क्योंकि इनको स्मशान पे जब सारा माहौल गमगीन होता है, वहां एक ही आदमी बार्गेनिंग करता है, पैसे की बार्गेनिंग, जो पिंडदान करके लिए बैठा होता है। ये पिंडदान करने वाली कम्युनिटी है, ये उसी की बात करेंगी। जो लोग मर रहे हैं उनके ऊपर का वो पैसा कैसे खा सकते हैं, इसकी ये बात करेंगे। इसके सामने इसकी दूसरी बात इनको समझ में नहीं आ सकती। सर, इस वक्त महंगाई दर है 6%, और हमारे किसानों को पिछले साल जो एमएसपी बढ़ा था वो 3.7% इसी सरकार ने बढ़ाया था। और अब कोरोना का इफेक्ट आ गया, विशेष हमारे लिए प्रोविजन कर दिया, हमारे लिए बहुत मदद कर दिया। 70% हमारा वो एमएसपी बढ़ा दिया, जम कर दिया। हमको ये बता दिया, जैसे बिहार में बताया था ना, 50 करोड़ चाहिए, 60 करोड़ चाहिए, 125 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए बोली लगा रहे थे वहां के मतदाताओं की। वैसे हमको बता दिया कि 60-70%, 80% हमने बढ़ा दिया। इस वक्त हमको एमएसपी बढ़ा के दिया 2.9%। पिछले साल बढ़ाया था 3.7%। महंगाई रेट है 6%, और हमारा एमएसपी बढ़ा 2.9%। आधे से भी कम महंगाई दर से हमारा एमएसपी बढ़ा है। इसको उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि इस साल धान का लागत मूल्य जो था वो 1700 रुपए बताया। लागत मूल्य कैसे निकाला पहले ही बता दिया मैंने आपको। हाँ, वो ए जमीन का उन्होंने कम कर दिया। टू एफएल और उसमें C2 जोड़ा नहीं, तब भी लागत मूल्य 1700 रुपए जुड़ा है। अगर ये बोलते हैं कि उसमें 70% इजाफा किया, तो इसका मतलब है धान का मूल्य जो मिलना चाहिए था हमको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो 2500 रुपए से ऊपर मिलना चाहिए था, 2500 से। मगर इस वक्त धान का मूल्य घोषित हुआ है 1868 रुपए। अब हंसे की रोए, ये सरकार की ऐलान कुछ है, ऐलान कुछ है, लोगों को एक भ्रम में डालने के लिए बड़ा ऐलान, और अंदर निकले तो वो नुकसान की तरफ जा रहा है। साहब, मैं तो किसी भी इनके पैकेज की ये करता हूं। देखो, शहरों के लिए, सरकारी नौकरों के लिए पॉलिसी आती है, और किसानों के लिए पैकेज आता है। पॉलिसी मतलब अधिकार होता है साहब, और पैकेज मतलब भीख होती है। हमको भीख क्यों दे रहे हैं? हमारी लूट रहे हो ना पैसे, हमको क्यों भीख दे रहे हो? तुम्हारी औकात है हमको भीख देने के? अरे अभी तक बैंक खुलती थी हमारे गांव में 75-80 तक,
तो बैंक के मैनेजर हमारे दरवाजे पर आते थे कि भैया डिपॉजिट दे देना, आपके पास पैसे आ जाएंगे। आज हमको बैंक के लाइन में खड़ा कर दिए, लोन के लाइन में खड़ा कर दिया, और बहुत होशियारी बताते हो कि हमको दान दे रहे हो तुम, तुम्हारी औकात है दान देने की, तुम्हारी पुश्ते पली है हमारे यहाँ से हर साल ले जाते हुए बिदागी। ये सरकार में जितने बैठे हैं ना, जो बुद्धिजीवी खुद को कहते हैं, ये बिदागी हमसे लेते थे जब इनके ये भीख मांग के ले जाते थे, जब इनके परिवार पलते थे, और ये हमको बता रहे हमको दान देंगे। इनकी औकात नहीं है दान देने की सर। 2019 में सारे जीडीपी गिर रहे थे, सारा इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही थी, सर्विस इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही थी, प्रोडक्शन इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही थी, मगर किसानों का दम था कि हमने उस वक्त भी हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट 5.9 रखा था, और ये 5.9 आपके देश को, इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाने के लिए आपने प्रयास किया था। आज हमारे हाथ में कुछ दे नहीं रहे हो, हमसे जो कुछ है वो लूट रहे हो, और फिर हमको बता रहे हो आत्मनिर्भर बनो। क्या करे, लंगोट पहन के निकल जाए रास्ते पर, खेती पे लंगोट भी पहन के घूमे, क्योंकि आत्मनिर्भर तो हमें ऐसे ही कर रहे हो आप। अब लंगोट भी छीनोगे और ज्यादा आत्मनिर्भर करते हुए, तो हम क्या दिगंबर बन के घूमेंगे? क्या चाहते हो आप हमसे? आत्मनिर्भरता का मतलब हम आत्मनिर्भर है, हम आपके भरोसे नहीं है। आज भी जो शहर में माइग्रेशन हुआ था ना, जो लेबर गए थे काम के लिए कि हमको काम मिलेगा, अच्छी जिंदगी मिलेगी, वो जब भाग रहे तो कहां भाग रहे? गांव के तरफ गांव। भाग रहे, क्योंकि गांव आत्मनिर्भर है। सर 1947 की जो किस्से मैं सुनता था, मैंने तो देखा नहीं है, जिस वक्त विभाजन के वक्त त्रासदी हुई थी, करोड़ों लोग रास्ते पर आए थे, ये दूसरा विभाजन की त्रासदी है सर, कि भूख से मर गए बच्चे, बाप के गोद में और माँ के गोद में बच्चे मर गए। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर माँ पड़ी है, माँ का मुर्दा पड़ा हुआ है, बच्चे उसके साथ में, वो उसके ब्लैंकेट के साथ में खेल रहे हैं, बाप कुछ लाने चले गया और भूख से बच्चा मर गया। ये त्रासदी सर है, ये 1947 की विभाजन से भी बड़ी त्रासदी मैं देख रहा हूं। और हम बोल रहे हैं कि हम 21वीं शताब्दी में हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के राजनेताओं को, हमारे देश के कर्णधाराओं को और मुखिया को करना आना चाहिए कि एक तरफ गोडाउन में अनाज सड़ रहा है, हम उस चावल से सैनिटाइजर बनाने का ठेका दे देते हैं, और हमारे लोग बोलते हैं कि सैनिटाइजर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, क्योंकि गरीबों को हाथ धोने का अधिकार है कि नहीं है? अरे पहले उसको पेट भरने का अधिकार है कि नहीं है? राइट टू फूड एक्ट में ना सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है, इनको तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। इनके तो सारा मति गुंग है, ये अंधे बहरे और गुंगों की जमात है, और बोलते हैं तो ये दूसरे पर ही बोलते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर बोलेगा हेल्थ पर, हेल्थ मिनिस्टर बोलेगा डिफेंस पर, डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा किसी और बात पर, क्योंकि इनका बराबर है आपको मिसमैनेज कर देना, आपको कंफ्यूज कर देना, आपके हाथ में कुछ नहीं देना। ये इनका पहले से फितरत रही है, ये धंधा है इनका। ये देखिए, कई चीजें आपने कही जो बहुत ही अहम है, वो ये कि अंबानी का 2033 तक 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी बात। इसके अलावा 44 लाख करोड़ की लूट हुई किसान की, ये भी बताया आपने। और दोनों पैकेजेस में, जो कोरोना पैकेज या बाद का जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, उसमें किसान को कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसी हालत में जब ये जो नया जो कानून जो बताया जा रहा है, क्या इसमें ये आजादी दे करके भी कहीं उन प्राइवेट प्लेयर्स को, जिसमें अंबानी किस्म के लोग हो सकते हैं या विदेशी कंपनियां हो सकती हैं, उनको फायदा पहुंचाने की कोई बात है? इसमें भी क्या है, मतलब वो जो पेच है वो क्या है, जब वो कह रहे हैं प्राइवेट पार्टीज के साथ आप समझौते कर सकते हैं, तो क्या वहां भी कहीं सरकार को पीछे रख करके इन प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने की बात है? किसानों को फायदे के मुकाबले उनको फायदा पहुंचाने की बात है? क्या है मतलब? ये ठीक है, आपने कहा कि तैयारी नहीं की। किसानों की दुर्दशा की वजह से 70% किसान खेती छोड़ने के पक्ष में है। इस मानसिकता का ये फायदा लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को हजारों एकड़ों के फार्म बनाने की सहूलियत देने के पीछे ये जा रहे हैं। किसान खेती छोड़ के उसको ये बता देंगे कि हमको एकड़ के पीछे इतना पैसा दे देंगे आपको। अब मुझे बताइए कि एकड़ के पीछे आज तो लॉस में है किसान, और उसको अगर दिया है कि 10,000 रुपए एकड़ आपको दे देंगे, 20,000 रुपए दे देंगे, 50,000 रुपए एकड़ दे देंगे, तो वो खेती इनको सरेंडर कर देगा। और ये हालत अगर 10, 15, 20 साल रह गई, तो किसान इस देश में किसानी करने के लायक नहीं बचेगा। आपको पता है
कि शहर में जो लड़का पढ़ता है, अगर 10वीं 12वीं तक पढ़ गया तो वो किसानी के काम करने के लायक नहीं रहता है, वो करता ही नहीं काम। उसको लगता है कि अब मैं इस काम के लिए नहीं हूं, मैं बाबूगिरी करने के लिए काम का हूं। तो अगर किसान 20 साल खेती छोड़ देगा, 15 साल खेती छोड़ देगा इनके प्रलोभन में आके, तो बाद में किसान खेती करने लायक नहीं रहेगा, ये देश बिक जाएगा सर। ये देश यानी बिकने के कगार पर है। यानी यानी इसका नतीजा सीधा ये हुआ कि जो किसान पूरे देश की जीडीपी को संभालने का काम करता रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो खत्म कर दी जाएगी और इन साहूकारों के हाथों में ये सब जमीन चली जाएगी। तो आखिर फिर देश चलेगा कैसे, कौन चलाएगा, कहां से पूरे देश खाना खाएंगे और पूरा देश क्या करेगा, कहां जाएगा, जब अगर जीडीपी का मेजर हिस्सा जो किसान संभालते रहे हैं जैसा कि आपने बताया, तो आगे क्या, आखिर क्यों, क्या इससे इन सियासतदानों को क्या फायदा होने वाला है, इन नेताओं को जो आपके मुताबिक देश के हित में काम नहीं कर रहे? एक किताब है सर, वी फाइंड आवर नेशनहुड, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे कि इस देश में जब तक 95% लोग हैंड टू माउथ नहीं होंगे, इस देश में हिंदुत्व स्थापित नहीं होगा। हम उस पे जा रहे हैं। हमको इतने लोगों को हैंड टू माउथ करवाना है। 80% संसाधन 1% लोगों को दे दिया है और बाकी बचे हुए 20% संसाधनों पे मारा काट मची हुई है, क्योंकि वो 1% लोगों को पूरा सुरक्षा है। अंबानी को भी हमारे इसकी सुरक्षा है और भागवत को भी 180 लोगों की सुरक्षा है। जो भागवत ये कहता है कि मेरी सेना 3 घंटे में तैयार होकर पाकिस्तान और चाइना को जवाब दे सकती है, उसकी खुद की सुरक्षा के लिए उसको जेड सिक्योरिटी और हिंदुस्तानी फोर्स के जवान लगते हैं, क्योंकि ये फ्रॉड है। तो 1% लोगों की सुरक्षा के लिए सारे हमारे जवान लगा देंगे, बाकी बचे हुए मरो। वो जब तक डाउन यानी एकदम जमीनी हाउंड टू माउथ नहीं हो जाते, इनका हिंदुत्व स्थापित नहीं हो सकता। और हमारे जैसे लोगों का ये कर्तव्य है, अभी काम है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सर हम लोगों की, कि हमको ये बातें लोगों तक पहुंचाना जरूरी है कि क्या हो रहा है देश में, क्या होने जा रहा है, देश का भविष्य किनके हाथों में जा रहा है और किस तरीके से जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि कोई मिडिल क्लास नहीं छूट रहा है, कोई मेहनत कश नहीं छूट रहा है, कोई किसान नहीं छूट रहा है, कोई लेबर के लिए 12 घंटे का हमने आपने दिन कर दिया। अरे भैया, गांधी जी ने कहा था कि अगर आपको रोजगार बढ़ाना होगा तो आपको कम से कम 8 घंटे का तो करना ही पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। ये 24 घंटे में 4 जगह डिवाइड कर देते और 2 जनों को पैसा देने की बजाय 30-30 हजार देने की बजाय 4 जनों को 15-15 हजार देते, तो इस देश की परचेसिंग पावर बढ़ जाती, कॉमन आदमी की परचेसिंग पावर बढ़ जाती, तो देश की इकोनॉमी रन हो जाती। इनको इकोनॉमी रन करना नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनको समझता नहीं है, उनको समझता है, मगर वो उसके तरफ जा रहे हैं कि 95% लोग जैसे हैंड टू माउथ होंगे, उसके बाद में ये जैसा बोलेंगे वो सब गुलाम हो जाएंगे। लेबर कानून में आपने जो सुधार किए सर, वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम 18वीं शताब्दी की तरफ जा रहे हैं। लेबर कानून में कोई लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, लेबर कानून में कोई सोशल कॉज नहीं है, लेबर कानून में उसके जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, लेबर कानून में उसके मिनिमम वेजेस की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जितना ह्यूमन लोगों के लिए यानी इंसान को जीने के लिए जितना लगता है, वो किसी सुविधा को ये देने को तैयार नहीं है। 18वीं शताब्दी में ये देश को ले जाने के काम कर रहे हैं और इसके ये बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास उन्नत भारत। ये इस फ्रॉड को समझने की जरूरत है। अगर ये फ्रॉड को नहीं समझेंगे तो ये देश में जिंदा रहने लायक माहौल बनेगा नहीं और रहेगा नहीं, ये माहौल पूरा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ये इसके आखिर में मैं आपसे चाहूंगा कि आप देश के लोगों को इन हालात के बारे में, जो चीजें आपने बताई हैं कि जब तक 90% हैंड टू माउथ नहीं हो जाएंगे लोग, तब तक हिंदुत्व नहीं कायम होगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तो ऐसे वक्त में जो देश की बड़ी जनसंख्या है, जो विक्टिम है एक तरह से, वो क्या करे, किस तरफ जाए, क्या कैसे हल निकाले, वो आप एक बार फिर बता दीजिए ताकि लोग कम से कम आगे का रास्ता समझें कि आखिर इस सब गुलामी से जो जो स्लेवरी की तरफ पूरा मुल्क बढ़ रहा है और जो बड़े लोगों को का पेट भरा जा रहा है और गरीब को और गरीब किया जा रहा है, किसानों से जमीन छीनने की तैयारी है,
रोजगार जो 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 मजदूर है उससे 12 घंटे काम कराया जा रहा बगैर किसी गारंटी के, कोई उसको सुविधा नहीं है। और सुधार के नाम पर यह कहा जा रहा है, ये बहुत ही दिलचस्प बात है, सुधार जब भी लफ्ज इस्तेमाल होता है वो उस तबके के लिए बेहतरी के लिए कोई काम किया जाता है, ये तो बिगाड़ है उल्टा, ये सुधार कहां है। तो इस सब को फेस करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हालांकि इस डेमोक्रेसी पर भी सवाल उठने लगे, ईवीएम के बारे में जो कुछ अब अक्सर शिकायतें आती रही हैं और इलेक्शन कमिश्नर ने भी कभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, शिकायतों पर वीडियोस चली, ट्रक भर भर के ईवीएम कहां से कहां जा रही है ये सब बताया, लेकिन बिल्कुल खामोशी से देखा गया। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलें कि डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में ये लोग क्या करें जो मेजोरिटी जो विक्टिम बनने जा रहे हैं। मैं ईवीएम का कोई रोना नहीं रोता हूँ। हाँ मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात है, पोलराइजेशन करते हो और उसके वजह से जीतते हो। मैं कोई ईवीएम का रोना कभी नहीं गाया और ना गाऊंगा। जी जी ठीक। सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने, जैसे ही मैं ये बोलता हूँ कि देश संकट में आने जा रहा है, तो एक बनिया मुझे बोला कि नहीं नहीं कोई संकट नहीं आने वाला है। तो मैंने बोला भैया 51% एफडीआई जब आ रहा था ग्रोसरी में, उस वक्त आप लोगों की पार्टी और आप लोग बहुत ताकत से रास्ते पर आए थे कि हमारे धंधे मर जाएंगे। अब 100% एफडीआई आ गए, अब तेरा धंधा जिंदा रहेगा। ई ई ई मार्केटिंग तेरे सब ऊपर थोप दी गई है, अब तेरा धंधा जिंदा रहेगा। कपड़े के दुकान नहीं बचेंगे, ग्रोसरी के दुकान नहीं बचेंगे। तो जिन्होंने बीजेपी को पैसा दे के खड़ा किया था, वो सारे बनिए जो है, मिडिल क्लास बनिए जो है, वो सब बर्बाद होने वाले हैं। और कोई भी त्रासदी से बाहर अगर निकलना है तो आपको इसके बारे में जानकारी और सटीक जानकारी देना यही उपाय हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हिटलर जहां पैदा हुआ था, जब उन लोगों को समझ में आया कि हमसे गलती हो गई, जब वहां हिटलर का नामो निशान मिटा दिया लोगों ने। ये जब पता हो जाता है, जनता को जब पता होता है कि हमसे गलती हो गई, और वो गलती का एहसास युवाओं को कराना, मजलूमों को कराना, माइनॉरिटी को कराना, किसानों को कराना, ये काम जितने आप शक्तिशाली ढंग से करोगे, जितने प्रभावी ढंग से करोगे, उतना इससे बचाव हो सकता है। इसके लिए अगर कोई बोलता है कि चलो रास्ते पर मोर्चा निकालते हैं, मोर्चे निकाल के एक नेता पैदा कर दोगे, इससे ज्यादा खतरनाक नेता हो सकता है, आपके लिए सुधार में, जीवन में कोई सुधार आने की गुंजाइश नहीं होती है। इसके लिए समझ को विकसित करना। आपको एक बात बता देता हूं, देखो डेमोक्रेसी की ललक क्या होती है, डेमोक्रेसी की प्यास क्या होती है, ये अमेरिका के लोगों ने दिखा दिया। कोरोना में वहां सारा लॉकडाउन था, कोरोना में वहां सब हैवॉक मचा हुआ था, उनकी भी इकोनॉमी नीचे गिर रही थी। मगर जैसा ही एक काले व्यक्ति को गोरे पुलिस वाले ने नस्ल भेद के विरोध में उसके गर्दन पे घुटना रख के उसको मार दिया, 7 मिनट में वो आदमी मर गया। अब किसी ने वहां ये नहीं पूछा कि वो काला था या गोरा था, उसने किसी ने ये नहीं पूछा कि गोरा था तो फिर मैं गोरे का समर्थन करता हूं। हमारे यहाँ तो बलात्कार हो जाते हैं, जो कटरा का बलात्कार हुआ था उसके फेवर में कई सारे ब्राह्मण संगठन, कई सारे हिंदू महासंघ के संगठन खड़े हो गए थे, बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि वहां हमने लड़की का धर्म और जाति ढूंढी ली थी। हमने ये नहीं ढूंढा था कि वो उसको, उसके ऊपर अपराध हुआ है, उसके ऊपर शोषण हुआ, ये हमने नहीं ढूंढा था। तो हमको ये अमेरिका से थोड़ी सीख लेनी पड़ेगी कि डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। तो उन्होंने कोई उसकी वर्ण नहीं ढूंढा, उन्होंने उसका कोई रंग और जाति नहीं ढूंढी, यहां तक उसकी बीबी ने भी उसको तलाक की नोटिस दे दी, और गोरे यानी कालों से ज्यादा गोरे रास्ते पर आ गए कोरोना के भय के बिना। वो चाहते हैं कि कोरोना से मर जाए तो मर जाए, मगर आने वाली नस्ल आजाद जिंदगी जिए, आने वाली नस्लों को आजादी का उपभोग करने का सुख मिले, आने वाली नस्लों को विचार स्वतंत्रता हो, आचरण स्वतंत्रता हो, धर्म स्वतंत्रता हो। ये स्वतंत्रता की जो ललक है वो उनको रास्ते पर लाई है। और हमारे यहाँ उसके ठीक उल्टा होता है। हमारे यहाँ कोई भी अपराधी के साथ में, अरे आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कुछ जातियों के लोग उठा के सारे गरीब और ये दलित और किसान जातियों के लोगों को गांव गांव में मार रहे, जिंदा जला रहे, और ये सब के पक्ष में उनके जाति के लोग खड़े हो जाते। अगर ये डेमोक्रेसी बचाना होगा तो सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा मेरी जाति कौन सी है, मेरा धर्म कौन सा है, मेरी भाषा कौन सी है, मैं कहाँ का हूं। सबसे पहले मुझे इंसान बनना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान बाद में बन जाना।
बहुत समय पड़ा है उसके लिए। पहले इंसान बन जाओ, इंसान नहीं बनोगे तो हैवानों का शासन आने में बहुत देर नहीं है। और मैं सारे व्यापारियों से भी कहता हूं कि आपकी दुर्दशा क्या हो गई आप देख लो, आपकी हालत क्या होने वाली है इसका आकलन आप कर लो। मैं छात्रों से भी कहना चाहता हूं कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा। वर्तमान शिक्षा नीति और भविष्य का रोजगार चौपट है। आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलेगा, किसानों को कुछ मिलता ही नहीं, और मेहनत कश भूख से मर रहे। 384 लोग दुर्घटना में मर गए जो पैदल पैदल जा रहे थे, और भूख से बच्चे कितने गाड़े होंगे रास्ते पर और कितने लोग मरे होंगे उसका कोई अंदाजा नहीं है। और ये सरकार कितनी नालायक, और ये पक्ष का ये जो लोग हैं बीजेपी के कितने नालायक हैं कि एक लड़की पासवान की अपने पिताजी को 700 किलोमीटर साइकिल पे ले जाती है और उसके गले में गमछा पहुंचाने के लिए ये पहुंच जाते हैं, उसको जाने की सुविधा नहीं दिए। क्या वो मैराथन जीत के आई थी? अरे बदमाश हो, ये तुम्हारे करतूत का परिणाम है, तुम्हारे गैर निरोजन का परिणाम है कि उस बेटी को अपने बाप को 700 किलोमीटर ढो के जाना पड़ा। इससे बचने के लिए आप ये क्या कर रहे हो और किस तरह ले जा रहे हो देश, ये समझने की जरूरत है, ये सबको समझाने की जरूरत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत ही दुखती हुई रग पर और सही मानों में जो इश्यूज हैं उसके बारे में बताया। मैं दर्शकों से बताऊं कि ये रविवार शाम में मैंने खास तौर पर आपका प्रोग्राम रखा है इसीलिए कि आप तवज्जो से सुने, और ये बहुत ही अहम बातें हैं जो काकड़े जी ने बताई हैं और सभी को जागरूक होना पड़ेगा। जी आप काकड़े जी कुछ कहना चाहते हैं? एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने अभी तक सारी समस्या बताई, इसके उपाय भी है मेरे पास। जी जी जी, ये मैं सारे आपसे उपायों के साथ में आपको मैं कभी अलग बात करूंगा। उपाय पे हमारा अगला आपका इंटरव्यू करेंगे। इसी के साथ दर्शकों इसको अच्छे से समझो और समझो कि बिल्कुल गर्दन पे तलवार कैसी आ रही है, किस तरह से लोगों को बेकार भी किया जा रहा है और जमीनें भी छीनने की तैयारी है और रोजगार तो खत्म हो ही रहा है, और आपस में धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर या किसी और नाम पर दलितों के साथ भी ऐसा है। बहुत सिर्फ मुसलमान इसमें मजलूम नहीं है, मजलूम बहुत बड़ी तादाद है। मैं समझता हूं कि सभी को आंखें खोल करके जीने की जरूरत है। अविनाश काकड़े जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर आपको मिलवाएंगे अपने दर्शकों से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।